नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, कांग्रेस के अच्छे दिन नहीं चल रहे। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं और लोग मुझे ट्रोल करते हैं, गालियां देते हैं। अब देखिए ना, पूरी दुनिया में किसी चुनाव में ऐसा हुआ है कि एक राष्ट्रीय पार्टी ने किसी कैंडिडेट को तमाम जद्दोजहद के बाद मौका दिया चुनाव लड़ने का, और वो कैंडिडेट चुनाव लड़ने से इनकार कर दे, वो अपना नामांकन विड्रॉ कर ले और फिर अपोजिशन में जाकर शामिल हो जाए, या जो विरोधी पार्टी उसमें शामिल हो जाए। पर भारत में एक बार नहीं, लगातार हो रहा है ये। और मैंने एक वीडियो में बताया था कि सूरत में जो कुछ हुआ वो आखिरी नहीं है, वो कई और जगहों पर होगा, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस नेतृत्व पर विश्वास नहीं रहा। ताज़ा घटना इंदौर की है। इंदौर की कहानी बताऊंगा। अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि इंदौर से जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे अक्षय बम, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन अंदर की कहानी क्या है, जब आप पूरी कहानी समझेंगे, जानेंगे, तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। अक्षय बम ने कांग्रेस को धोखा दिया या कांग्रेस ने अक्षय बम को धोखा दिया? क्या सूरत से जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया, या फिर उनके साथ कुछ गेम हुआ है? सारी कहानी तफ्तीश से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, सुबह सुबह खबर आई कि मध्य प्रदेश के इंदौर से कांग्रेस ने जिसे अपना प्रत्याशी बनाया था, यानी अक्षय बम उनका नाम है, उन्होंने आज अपना नामांकन वापस ले लिया। और नामांकन ही वापस नहीं लिया, वो नामांकन वापस लेकर जैसे ही कलेक्ट्रेट ऑफिस से निकले, वो बीजेपी की गाड़ी में सवार हो गए। कैलाश विजयवर्गीय स्वयं उस गाड़ी में थे। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। अब कांग्रेस वाले फिर से वही कहेंगे कि ये गद्दार है, तो ये है, वो है। कांग्रेस की जो ट्रोल आर्मी है ना, वो सूरत वाले कैंडिडेट को भी गद्दार है। जो 450 से ज़्यादा नेता कांग्रेस छोड़ के गए हैं, उन सबको गद्दार कह दे रही है। अभी कल ही वो अरविंदर सिंह लवली को गद्दार कह रहे थे, जो दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, और आज अक्षय बम को गद्दार कह रहे हैं। लेकिन अक्षय बम ने आखिर कांग्रेस पार्टी छोड़ी क्यों, या फिर अगर कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया था तो उन्होंने नामांकन वापस क्यों लिया? ये समझने से पहले हम इंदौर के ही कांग्रेस के उपाध्यक्ष जो देवेंद्र यादव हैं, उनकी एक बाइट सुनाते हैं। वो कांग्रेस के एक बड़े नेता से बात कर रहे हैं। पहले देवेंद्र यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए, उसके बाद आगे की कहानी कहते हैं। बस पैसे दो, टिकट पैसे से दो, तुम पैसा देख के टिकट देते हो, काम का आधार नहीं बनाते हो। तो सुना आपने, देवेंद्र यादव खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस के टिकट में पैसे का खेल हुआ है, पैसे लेकर टिकट दिया जा रहा है। और ये चीज इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि जिस इंदौर शहर से कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया, उसी इंदौर शहर के हैं जीतू पटवारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी इंदौर से ही बिलोंग करते हैं, और उन्हीं के शहर में ये सब कुछ हो रहा है। और जैसे ही अक्षय बम ने नामांकन वापस लिया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उसके बाद कांग्रेस की अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई। कांग्रेस के तमाम नेता कांग्रेस आलाकमान पे और कांग्रेस अध्यक्ष पे तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। अगर यकीन ना हो तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के इस नेता को सुनिए, यह क्या कुछ कह रहे हैं। ये सारी बातें बेमानी है कि कौन कितने में बिक गया या किसके ऊपर क्या दबाव डाल दिया। आज महत्वपूर्ण विषय है जवाबदेही और नैतिकता। कब तक कांग्रेस पार्टी अपने कमिटेड वर्कर जो विचारधारा से कांग्रेस के साथ है उसको दरकिनार करती रहेगी, और कब तक अक्षय बम जैसे लोगों को टिकट मिलता जाएगा जिनके ऊपर विचारधारा का कोई प्रभाव नहीं है, जो व्यापारी हैं, जिनको व्यापार से लेना देना है, जिनको प्रॉफिट और लॉस से लेना देना है। कमिटेड वर्कर को दरकिनार करेंगे जिस विचारधारा से है, तो यही हश्र होने वाला है। आज प्रदेश अध्यक्ष जी के मीडिया सलाहकार के मिश्रा जी ने ट्वीट किया कि उनको 15 दिन पहले जानकारी थी कि अक्षय बम ऐसा कुछ करने वाले हैं। निश्चित तौर पे वो प्रदेश अध्यक्ष के मीडिया सलाहकार हैं, तो उन्होंने सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष महोदय को बताया होगा और वरिष्ठ नेताओं को अवगत कराया होगा। इतने पुराने राजनेता हैं के मिश्रा जी, तो उनकी बात को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? क्यों अक्षय बम को लेके कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनी? क्यों मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधि विभाग ने
डमी प्रत्याशी के साथ साथ जब ऐसी शंका थी तो एक निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा नहीं किया? क्यों इंदौर के अंदर कांग्रेस की किरकिरी की गई? ये सवाल पैदा होते हैं और यही सवालों की जवाबदेही शीर्ष नेतृत्व को देनी होगी। नैतिकता को स्वीकार करना पड़ेगा। जो आज इंदौर के अंदर किरकिरी हुई है, जिनके खुद के घर नहीं संभल रहे, वो गांव-गांव घूम रहे हैं, गांव-गांव नाप रहे हैं, घर का आता पता नहीं है पर गांव-गांव घूम रहे हैं, ये कब तक चलेगा? कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में भी कई ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया, कई ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जिनका सिर्फ व्यवसायिक हित कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, जो व्यवसाय के कारण कांग्रेस में थे। जब तक इन लोगों को रोका नहीं गया और कमिटेड वर्कर को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक कांग्रेस का हित नहीं होने वाला। आपको विचारधारा से जो ओतप्रोत है उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो विचारधारा से परिपूर्ण है उनका तो आपको ध्यान ही नहीं है, उनको ठेंगा दिखा दिया गया है, उनको कार्य आवंटित नहीं किए जा रहे हैं। और जो लोग व्यवसायिक हैं, बस क्या सिर्फ पैसा देखा जाएगा, विचारधारा नहीं देखी जाएगी? ये कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा। हम ये कह के कि वो इतने में बिक गया, वो आदमी फलाना दबाव में आ गया, हम हमारी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। हमें हमारी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक नेता की समस्या है, बड़े पैमाने पर कांग्रेस के अंदर पैसे लेकर टिकट देने के आरोप लगे हैं। आरोप यह है कि जो नेता चाटुकारिता में आगे है, बड़े नेताओं के आगे पीछे चमचागिरी कर पा रहा है, उसे टिकट दिया जा रहा है। आरोप और भी गंभीर है। आरोप यह है कि कांग्रेस ने इस बार जानबूझकर पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टिकट नहीं दिया। हमें नहीं पता यह आरोप सही है या गलत है, लेकिन बीच चुनाव में जिस तरह कांग्रेस के अंदर भगदड़ मची है, प्रवक्ता छोड़ के जा रहे हैं, नेता छोड़ के जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष छोड़ के जा रहे हैं, कैंडिडेट तक छोड़ के जा रहे हैं, आखिर ये चल क्यों रहा है? और जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता इतने हताश हो चुके हैं कि टिकट मिल जाने के बावजूद वो टिकट वापस कर, नामांकन विड्रॉ करके दूसरी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो गलती क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की है? क्या हम सिर्फ कह सकते हैं कि पैसे का खेल करके या डरा धमका के भाजपा ने इन्हें शामिल करा लिया? गौरव वल्लभ पर तो कोई केस नहीं था, रोहन गुप्ता पर कोई केस नहीं था, ये सब कांग्रेस के प्रवक्ता थे। इन 450 से अधिक नेताओं में से बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन पर कोई केस नहीं था, दबाव नहीं था, लेकिन हर किसी ने पार्टी छोड़ते वक्त सिर्फ एक बात कही। गौरव वल्लभ के शब्दों में कहें तो एआईसीसी का मतलब ऑल इंडिया चाटुकार कमेटी हो गई है। अब हमें नहीं पता ये आरोप सही या गलत। हम एक पत्रकार होने के नाते सिर्फ इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीच चुनाव में जिस पार्टी के अंदर नेता और कार्यकर्ता छोड़ छोड़ के पार्टी जाने लगे, इसका मतलब है कि उस पार्टी के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, उत्साह नहीं है, जीत नहीं दिख रही। नेताओं को सबसे पहले चुनाव की हवा का अंदाज़ा लग जाता है, और खास करके वैसे नेता जो चुनाव लड़ रहे होते हैं। ऐसे में अगर सूरत से कांग्रेस का कैंडिडेट नामांकन वापस लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, ऐसे माहौल में जब मध्य प्रदेश के इंदौर जैसे शहर का कांग्रेस का कैंडिडेट चुनाव के ठीक पहले, मतदान होने के ठीक पहले नामांकन वापस लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, तो इसका मतलब एक ही है कि नेताओं को हवा का अंदाज़ा है। आप सोशल मीडिया पर हवा बनाते रहिए, आप फेक वीडियो शेयर करते रहिए। फेक वीडियो वाली कहानी आपको पता होगी। अमित शाह का एक फेक वीडियो कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से शेयर किया जाता रहा, झारखंड कांग्रेस के हैंडल से शेयर हुआ, तेलंगाना जो सीएमओ का ऑफिस है वो जो भी ट्विटर अकाउंट हैंडल करते हैं उससे शेयर किया गया। और अब अमित शाह के इसी फेक वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल में केस दर्ज हो चुका है, और रेवंत रेड्डी का जो कार्यालय है उससे नोटिस जारी किया गया है कि रेवंत रेड्डी 1 मई को आकर दिल्ली पुलिस में अपना बयान दे। और उसके बाद धड़ाधड़ कई प्लेटफॉर्म से वो वीडियो डिलीट किया जा रहा है। अरे भाई, सोशल मीडिया पावर है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते भी हैं कि हाँ, सोशल मीडिया पर मैं पॉपुलर हूं क्योंकि मैंने इसका सदुपयोग किया। लेकिन फेक वीडियो डालकर आप निगेटिव प्रचार के माध्यम से ये चाह रहे हैं कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं या इस देश के आम चुनाव को जीत लूँगा, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा वो सुनिए और उसकी गंभीरता को समझिए। जो लोग भाजपा से, एनडीए से मुद्दों के आधार पर, सच्चाई के आधार पर, अपने कार्य के आधार पर आमने सामने राजनीतिक लड़ाई
नहीं लड़ पा रहे हैं, वो अब सोशल मीडिया पर फेक वीडियो फैला रहे हैं। हमारी पार्टी के अलग अलग नेताओं की आवाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कभी मेरी आवाज, कभी हमारे अमित भाई की आवाज, कभी हमारे नड्डा जी की आवाज, कभी हमारे मुख्यमंत्रियों की आवाज, और जो कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी खबरों से, ऐसे वीडियो से समाज के अंदर तनाव पैदा करने का षड्यंत्र चल रहा है। देश में अगर शांतिपूर्ण चुनाव चलते रहे तो इनके इरादे कभी भी सफल नहीं हो सकते, और इसलिए आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर देश में कोई बड़ी हरकतें करने का इनका इरादा है। और मैं एक बड़ी गंभीरता से उन पर आरोप लगा रहा हूं। सामाजिक तनाव पैदा करके अनहोनी घटनाएं घटे। तो देखा आपने, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, उनका फेक वीडियो जारी हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले निरहुआ का एक डीप फेक वीडियो इसी तरह वायरल किया गया, और कई इस तरह के डीप फेक वीडियो आ रहे हैं। कई नेता ऐसे हैं जिन पर चर्चा है कि उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर घूमना शुरू हो जाता है। और मैं जो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम या जो भी सोशल मीडिया है, सावधानी से। कल को कहीं आपके द्वारा शेयर किया गया वीडियो फेक निकला और अगर आप पे कार्रवाई हुई तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। वेरीफाई कर लीजिए ना, अगर नहीं आता वेरीफाई करने तो अगर कोई खबर आती है तो जो ऑफिशियल न्यूज़ साइट्स हैं एक बार उन्हें देख लीजिए। अगर वहाँ पे ये खबर नहीं है तो समझिए कि वो खबर गड़बड़ है कहीं ना कहीं। ऐसी खबरों को शेयर ना करें। अमित शाह जी के फेक वीडियो पर कार्रवाई हो रही है और कुछ लोगों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई करने की कोशिश जारी है। देखिए क्या होता है। नमस्कार।